मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉग्निंग मूवी की शुरुआत में एक अंडरग्राउंड सर्वे स्टेशन के नीचे एक बड़ा बॉक्स दिखाया जाता है। उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम वजूद यानी कि दी एंटिटी होता है। वजूद बोलता है कि अब वो पूरी दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करेगा, चाहे वो कैमरा हो, सीसीटीवी फुटेज हो, इंटरनेट हो, कार हो या फिर कोई मिसाइल हो, सब के सब उसके कंट्रोल में होंगे। वो इंसान की भलाई के लिए ये सब करता है क्योंकि इंसान दिन ब दिन ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इसलिए उसने एक प्लान बनाया है कि इंसान को ख़त्म कर दिया जाए। फिर स्टोरी में ईथन हंट का इंट्रोडक्शन होता है। उसको एक टेप मिलती है हर बार की तरह जिसमें यूएस प्रेसिडेंट बताती है कि वजूद ने पूरे डिजिटल सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। साइबर सिक्योरिटी फेल हो चुका है, मतलब अब डिजिटल दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब वजूद यानी कि दी एंटिटी को रोकने के लिए ईथन हंट को एक स्पेशल सबमरीन के पास जाना पड़ेगा जिसका नाम है सेवास्टोपोल, और उस सबमरीन के अंदर एक डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम है पॉडकोवा। वो सबमरीन का कंट्रोल उसके पास ही है। उसको या तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या फिर हमारे पास लाना पड़ेगा ताकि दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। अब जो सेवास्टोपोल है वो एक रशियन सबमरीन है जो पानी के नीचे अपने देश की रक्षा करती है। पॉडकोवा एक एआई सबमरीन थी जो अपने दिमाग से सब कुछ कंट्रोल करती थी, लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंट हो गई कि उसने अपने लोगों को मार के अपने आप को दूर पानी में छुपा लिया। अब उसका प्लान है कि वो अफ्रीका के कॉन्गो में एक वर्ल्ड वाइड डिफेंस सिस्टम में घुस जाए ताकि दुनिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसके कंट्रोल में आ जाएं। अब यहाँ पे अलग बात ये होती है कि ईथन को एक एनालॉग टेप मिलती है जो वो टीवी में चलाता है। मिशन मिलते ही टेप अपने आप 5 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ईथन हंट का मेन मिशन है अपने पुराने आईएमएफ एजेंट गैब्रियल को रोकना, जो अब वजूद को कंट्रोल करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया उसके हाथ में आ जाए और वो सबसे पावरफुल इंसान बन जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि गैब्रियल की पुरानी असैसिन पेरिस जो फ्रेंच बोलती है वो अब ईथन के साथ मिल चुकी है। तो ईथन सबसे पहले अपनी टीम से मिलने निकलता है ताकि प्लान बनाया जा सके कि वजूद को कैसे रोका जाए। सबसे पहले हमें बेंजी दिखाया जाता है जो एक एक्सपर्ट हैकर है और पहले भी कई मिशन में ईथन की मदद कर चुका है। इसके बाद हमें ल्यूथर को दिखाया जाता है जिसने एक स्पेशल पेन ड्राइव बनाई है जो वायरस जैसी डिवाइस है जो वजूद को पकड़ सकती है। लेकिन अभी उनकी टीम आती है और उन्हें और लोग चाहिए, इसीलिए अब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां ईथन और बेंजी को पेरिस को बचाना होता है क्योंकि वो वहां हथकड़ियों में बंदी होती है। यहाँ पर ईथन और बेंजी ने मास्क पहना होता है और यहाँ टोटल 4 पुलिस वाले और 2 इस मिशन के लिए चूज किया। तो अब गैब्रियल के आदमियों ने ग्रेस और ईथन को एक टनल के अंदर बांध दिया होता है। तभी गैब्रियल आता है। गैब्रियल बताता है कि तुमने थर्ड पार्ट में अपनी वाइफ को बचाने के लिए चाइना से टॉप सीक्रेट ट्यूब चुराया था, पर तुम्हें पता नहीं था उस ट्यूब में क्या था। उस ट्यूब में एक वायरस था जो एआई को कंट्रोल कर सकता था, उसे सोचने समझने की पावर दे सकता था। मतलब तुमने ही वजूद को जिंदा किया है। अब एक और बात समझो, वजूद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अभी भी एक बॉक्स में है जो अंडरग्राउंड स्टेशन के नीचे रखा हुआ है। अभी उसके पास लिमिटेड कंट्रोल है, सिर्फ 23 देशों को कंट्रोल कर पाता है। फुल कंट्रोल पाने के लिए उसे कॉन्गो अफ्रीका में एक जगह जाना पड़ेगा जहां एक बड़ा डेटाबेस है, पर वजूद को उस डेटाबेस से खुद को कनेक्ट करने के लिए अपनी पॉडकोवा ड्राइव चाहिए। पॉडकोवा ड्राइव एक सीक्रेट सबमरीन सेवास्टोपोल के अंदर पानी के नीचे छुपा हुआ सेफ तिजोरी में रखा हुआ है और वो तिजोरी की चाबी अभी ईथन के पास है। गैब्रियल ईथन से चाबी मांगता है पर ईथन नहीं देता। गुस्सा होकर गैब्रियल लूथर के पास जाके वायरस वाली चेन चुरा लेता है और उसे एक अंडरग्राउंड स्टेशन के नीचे बॉम्ब के साथ छोड़ देता है। अब ईथन को वहां से ल्यूथर को बचाने के लिए भागना पड़ता है। अब यहाँ भागने के बाद ईथन 4 मिनट के अंदर ल्यूथर के पास पहुंच जाता है। ल्यूथर के पास कुछ टूल्स होते हैं ताला तोड़ने के लिए, पर ल्यूथर कहता है कि उसका जन्म ही हैकिंग और बॉम्ब डीएक्टिवेट करने के लिए हुआ है। वहाँ 5-6 मेगाटन का एक बड़ा बॉम्ब है। अगर वो डिटोनेटर निकाल के बॉम्ब को डिसेबल करेगा तो बड़ा धमाका नहीं होगा, पर नीचे वाली ग्राउंड या सुरंग जरूर फट जाएगी। इसलिए वहाँ से बच निकलने के लिए उसके पास सिर्फ 2 मिनट है। ल्यूथर का दोस्त ईथन जो हमेशा उसके साथ था ल्यूथर को बचाना चाहता है। ईथन कहता है कि टूल्स मुझे दे दो, मैं दरवाजा खोल दूंगा और तुम्हारी जान बचा लूंगा। लेकिन ल्यूथर कहता है कि अगर वो टूल्स दे भी देगा तो पूरा बॉम्ब फटेगा और पूरा शहर तबाह हो जाएगा। इसलिए ल्यूथर पहला डिटोनेटर निकालना चाहता है ताकि सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ही नुकसान हो और पूरा शहर सेफ रहे। अब ईथन को अपने दोस्त ल्यूथर को छोड़कर भाग जाना पड़ता है जो उसके लिए बहुत दुख की बात होती है और वो इमोशनली टूट जाता है। फिर ब्रिक्स और क्रिटिच टीम के साथ आते हैं और ईथन को ले जाते हैं। ब्रिक्स को समझ नहीं आता कि
कि ईथन ने इतनी आसानी से चाबियां क्यों दे दी। वो सोचता है कि कोई तो बड़ा रीजन होगा। तब ईथन अपना प्लान बताता है कि वजूद नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। उसको अपना फुल पावर पाने के लिए अपनी ड्राइव को अफ्रीका के कॉन्गो के सर्वर हब में लगाना जरूरी है, तभी वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाएगा। अब ईथन को कुछ ऐसा प्लान बनाना है जो वजूद सोच भी ना पाए। वो कहता है कि अगर हम सब लोग मिल जाएं तो वजूद को रोक सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स उसकी बात नहीं मानता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये सब पहले ही समझ लिया था, इसलिए ईथन को एक सीक्रेट फैसिलिटी में यूएस के एक कैंप में ले जाया जाता है। वहाँ यूएस के काफी बड़े बड़े लोग होते हैं और साथ ही में यूएस की प्रेसिडेंट भी होती हैं। वहाँ ईथन के पिछले कुछ मिशंस दिखाए जाते हैं कि कैसे उसने बड़े बड़े मिशंस किए। हमें बताया जाता है कि कई लोग मारे गए थे पर पूरी दुनिया कभी भी खतरे में नहीं आई। ईथन ने अपने ऑर्डर्स कभी पूरे नहीं माने पर अपने मिशंस उसने जरूर कंप्लीट किए, इसलिए वो गुनहगार भी है और नहीं भी है। तभी ईथन उन सबके सामने बोलता है कि उसके पास एक सीक्रेट मैसेज था जो प्रेसिडेंट के पास भी गया था। वो प्रेसिडेंट को समझाता है कि सिर्फ वो ही वजूद को रोक सकता है। ईथन की ये बात सुनने के बाद जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो सब ईथन की बात को मानने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये तो पागल हो गया है, उसकी बात वो लोग कैसे मान सकते हैं। इसी बीच वजूद यानी कि दी एंटिटी ने यूरोप, अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल कर लिया है और उनकी मिसाइल्स को अपने हाथ में ले लिया है और वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। वहाँ मीटिंग में जितने भी लोग होते हैं वो ईथन की बात मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को ईथन पर विश्वास होता है। वो सबके सामने कहती है कि चाहे तुम उसे जेल में डालो, वो अपने मिशंस कंप्लीट करता रहेगा। फिर उसके लिए एक चॉपर रेडी होता है जो उसे सीधा सेवेस्टोपोल तक लेके जाने वाला था, लेकिन रास्ते में रुकावट आ जाती है क्योंकि उसकी जो बाकी की टीम थी वो उसे कोऑर्डिनेट्स नहीं भेजती कि आखिर में सेवेस्टोपोल पानी के नीचे कहाँ पर है। इसलिए वो अपने चॉपर में से जंप कर देता है क्योंकि उसके चॉपर को रशियन मिलिट्री वाले देख लेते हैं। अब जो ईथन की बाकी की टीम होती है उनका प्लान था कि वो पानी के नीचे सेवेस्टोपोल की लोकेशन ढूंढेंगे, मतलब वो जगह जहां सेवेस्टोपोल गिरी थी। जब ईथन पानी के नीचे जाके सेफ से पॉटकोवा निकालेगा तब उसकी टीम ऊपर बर्फ में एक छोटा सा टुकड़ा काट कर उसके आने का वेट करेगी। लेकिन इस सेवेस्टोपोल की लोकेशन की इंफॉर्मेशन एक साइंटिस्ट के पास थी जो साइबेरिया में था। जब तक ईथन की टीम साइंटिस्ट के घर तक पहुंचती कुछ और लोग भी वहां पहुंच चुके होते हैं। फिर सबके बीच काफी बातें होती हैं। साइंटिस्ट का नाम विलियम था। यही बंदा था जिसने पहली मिशन इम्पॉसिबल मूवी में क्लासिफाइड एजेंट लिस्ट बनाई थी जिसमें अमेरिका के सारे एजेंट्स के नाम थे, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर आईएमएफ के लोग। ईथन ने पहले पार्ट में ही उसका डेटा ड्राइव चुरा लिया था, इसलिए अमेरिका ने विलियम को बेकार समझ के दूर साइबेरिया भेज दिया था। अब विलियम के पास वो मशीन नहीं थी जो सेवेस्टोपोल की एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। जब टॉर्पीडो चली थी तो पानी में एक बड़ी वेव बनी थी जो मशीन ट्रैक कर सकती थी, लेकिन वो मशीन पुरानी सीडी ड्राइव पे चलती थी और आजकल सीडी ड्राइव नहीं चलती, तो वो लोग नए ड्राइव बनाने में लग जाते हैं। अब सीन ईथन हंट पर शिफ्ट होता है। जब वो पानी में होता है तो कुछ लोग आके उसकी मदद करते हैं। उनका लीडर ब्लेडसो कहता है आपको जो भी चाहिए बताइए, हम मदद करेंगे। अब यहाँ पर एक कैप्टन ईथन की बात इसलिए मानता है क्योंकि एडमिरल नीली ने उससे बोला हुआ था कि ईथन जो भी बोले उसको वही करना है। फिर अपना ईथन बताता है कि उसके पास एक प्लान है रशिया में उस जगह तक पहुंचने का। वहाँ सेवेस्टोपोल डूबी हुई है और ब्लेडसो को समझाता है कि ये एरिया बहुत बड़ा है। ये एरिया करीबन 1.5 लाख करोड़ स्क्वायर मीटर का है, मतलब पानी के नीचे वो जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी टीम पहले से ही साइबेरिया के एक साइंटिस्ट के पास गई है जो उस एग्जैक्ट लोकेशन को जानता है। साइंटिस्ट 2 घंटे में लोकेशन का मैसेज भेजेगा, तब तक तुम अपना रडार चालू रखना, वो ऐसा कैप्टन से बोलता है। ईथन कैप्टन से कहता है कि जैसे ही लोकेशन मिलेगी तुम मुझे सबमरीन के थ्रू उस जगह तक ले जाना। नीचे जाके मुझे कहाँ जाना है वो मुझे पता है। अब पानी के नीचे जाने के लिए ईथन को एक स्पेशल सूट चाहिए था। हेलेना नाम की लड़की उसकी मदद करती है और बताती है कि ये सूट 300 फीट गहराई तक काम करता है। वो बताती है कि वहाँ जाके उसकी बॉडी ठंड की वजह से श्रिंक होने लगेगी, सांस रुक जाएगी, हाथ पैर काम नहीं करेंगे और दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए वो बेहोश होकर मर भी सकता है। पर ईथन को यकीन था कि वो ये सब कर लेगा। फिर सीन बेंजी और विलियम पर शिफ्ट होता है। विलियम चुपके से बेंजी को बताता है कि उसने पिन पॉइंट लोकेशन याद कर ली थी, इसलिए उन्हें मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी गैब्रियल के लोगों के सामने लोकेशन देना ठीक नहीं होगा, इसलिए विलियम अपनी वाइफ को सीक्रेटली एक घड़ी के अंदर लोकेशन का डेटा दे देता है। फिर गैब्रियल की टीम को बताता है कि मेरे कुत्ते बहुत शोर मचा रहे हैं, इसलिए मैं मशीन नहीं बना पा रहा, कुत्तों को खाना देना होगा।
उसकी वाइफ कहती है कि मैं जाके खाना दे देती हूँ, लेकिन मेरे साथ किसी को चलना होगा, और वो ग्रेस को अपने साथ ले जाती है। वो ग्रेस को वो इम्पोर्टेंट शीट देना चाहती थी जिसमें लोकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन तभी कैप्टन कोल्सोव की टीम को शक हो जाता है और वहाँ एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब ये फाइट काफी देर तक चलती है और इसमें काफी लोग मर जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके ग्रेस IMF एजेंट को मारकर वहां से उसी लोकेशन की तरफ निकल जाती है जिससे वो ईथन को बर्फ काट कर बचा सके, और विलियम भी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स ईथन की सबमरीन के साथ शेयर कर देता है और अब ईथन वहां से निकलने की तैयारी करता है। अब जब पानी के नीचे सबमरीन का पीछे वाला दरवाजा खोला जाता है तो उनकी सबमरीन के पीछे रशिया की एक सबमरीन होती है जो उन्हें शूट करने आई होती है। ईथन कैप्टन से कहता है कि मुझे यहाँ छोड़ दो, सबमरीन की स्पीड एकदम से स्लो कर लो और यहाँ से एक यू टर्न ले लो और यहाँ से तुम सब के सब जल्दी से भाग जाओ। तो जब ईथन पानी के नीचे से फटाफट निकलने की कोशिश करता है तो एक पल के लिए तो वो जान बचाने के लिए रशियन सबमरीन का सहारा लेता है। जब वो पानी में गिर रहा होता है तो वहाँ दूसरी सबमरीन से मरते मरते बचता है। अब नीचे लाइट भी नहीं होती और वो अपनी लोकेशन से थोड़ा दूर भी हो गया होता है, फिर भी वो फ्लेयर लाइट छोड़ देता है ताकि उसको रोशनी में कुछ दिखाई दे सके, और फाइनली वो सेवास्टोपोल तक पहुंच जाता है। सेवास्टोपोल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है क्योंकि वो जगह बहुत पुरानी है और सब कुछ पानी से भर गया है, लेकिन कुछ पॉट्स थे जिनके अंदर पानी अभी तक नहीं घुसा था। वहां जाके वो लाइट ऑन करता है ताकि आसपास दिखाई दे सके। उसे पुरानी बॉडीज भी मिलती हैं जो पहले पार्ट में भी दिखाई गई थी जब सबमरीन तबाह हुई थी। फिर वो जैसे तैसे करके पॉटकोवा ड्राइव को ले लेता है, लेकिन जब वो वापस निकल रहा होता है तो पनडुब्बी के हिलने की वजह से उसके अंदर की चीजें एकदम हिलने डुलने लगती हैं और हर जगह पानी भरने लगता है। इसी वजह से बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। अब जब बाहर जाने का दरवाज़ा बंद हो गया था और सूट की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी तो ईथन सोचता है कि बाहर कैसे निकला जाए। तब उसे एक आइडिया आता है कि टॉर्पीडो के एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलते हैं। वहाँ एक लंबी और पतली ट्यूब थी, लेकिन ईथन उस सूट की वजह से उसमें सीधा नहीं जा सकता था क्योंकि सूट के पीछे टंकी लगी थी जो अटक रही थी, इसलिए उसको अपने सूट को हटाना पड़ता है और फिर वो उस ट्यूब के अंदर से निकल जाता है। और फिर फाइनली ईथन अपनी जान बचाकर ऊपर सरफेस पर आ जाता है। इसी के साथ वहाँ ग्रेस भी तैयार होती है। उसने बर्फ के टुकड़े को काट लिया होता है और जैसे ही उसे ईथन दिखाई देता है वो उसे ऊपर की तरफ खींच लेती है। अब इनका असली काम था वजूद को रोकना, पर वजूद को तभी रोका जा सकता था जब वो अपने असली फॉर्म में आएगा। इसीलिए लूथर ने 360 टेराबाइट की एक ड्राइव बनाई थी जिसे कि हम पॉइजन पिल भी कहते हैं। ये लूथर का अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट था। अब इनका प्लान था कि पहले वजूद को फिजिकल फॉर्म में लाएं। उसके लिए उन्हें अफ्रीका के कॉन्गो शहर में जाना होगा जहां बहुत बड़ा डेटा स्टोर है। ये सिस्टम सोलर पावर से चलता था और इस जगह को इतना स्ट्रांग बनाया गया था कि ये दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी डिजास्टर को झेल सकता था। अब वजूद इस जगह इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो अपना प्लान चलाकर पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता था। वो सोचता था कि यहाँ हजारों साल रुककर एक नई जनरेशन डेवलप करेगा जिसमें कोई इमोशन नहीं होंगे। अब इनकी टीम का काम था कि वजूद को उस छोटी सी 3 टेराबाइट वाली ड्राइव में फिजिकली बंद कर देना। ये काम उन्हें सिर्फ 1 सेकंड यानी 100 मिली सेकंड में करना था। अगर टाइम से पहले नहीं किया तो वजूद जब सिस्टम में आएगा तो दुनिया के सारे मिसाइल्स लॉन्च कर देगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 सेकंड के अंदर ही वजूद को रोकना था और ये वायरस ही था जो वजूद को रोक सकता था। वायरस की जो ड्राइव थी वो गैब्रियल के पास थी और गैब्रियल ऑलरेडी वहाँ सर्वर मेन फ्रेम में बैठा था वजूद को हराने के लिए। तो अब इनका काम था गैब्रियल से मिलना, उसको पॉटकोवा ड्राइव देना ताकि गैब्रियल उस पॉटकोवा ड्राइव में वायरस डाल सके। अब यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी प्लान था, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। जब वो गैब्रियल से मिलने गए तभी पुलिस वाले भी वहाँ आ गए और ईथन को अरेस्ट करने की कोशिश करने लगे, पर पुलिस को पता था कि ईथन दुनिया को बचाने वाला बंदा है। तो वहाँ एक बड़ी फाइट हो गई। अब गैब्रियल ने पहले से एक प्लेन रेडी करके रखा था ताकि वो बच के भाग सके। वो जानता था कि ईथन पॉटकोवा के साथ उसके पीछे जरूर आएगा, इसलिए वो प्लेन में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। अब एक तरफ ईथन प्लेन के पीछे भाग रहा है और दूसरी तरफ उसकी टीम सर्वर रूम में वजूद को रोकने की कोशिश कर रही थी। वहाँ गैब्रियल ने एक बड़ा टॉर्नेडो बॉम्ब लगा दिया था जो बहुत पावरफुल था, इतना कि पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता था। एक तरफ विलियम बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ ईथन गैब्रियल के पीछे प्लेन में था। अब यहाँ पर बेंजी जो हैकिंग करके वजूद को रोकने वाला था, एक्चुअली में उसको एक गोली लग गई, वो भी उसके नर्व के बीच में। उसकी सांसें रुक रही थी क्योंकि वैक्यूम ब्लॉक हो गया था।
तो बेंजी पेरिस को बोलता है अपना इलाज करने के लिए। पेरिस सिर्फ फ्रेंच में बात करती थी और कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर फिर भी उसने चाकू से बेंजी के चेस्ट में एक छेद किया और एक वैक्यूम ट्यूब जैसा बनाया, जिससे बेंजी फिर से सांस ले सके और हैकिंग कंटिन्यू कर सके। अब ग्रेस का काम था कि जैसे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदले, ल्यूथर की ड्राइव को डिस्कनेक्ट करना और तार काट देना है जो मशीन को सर्वर मेन फ्रेम से जोड़ता था। मतलब वजूद यानी कि दी एंटिटी फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब इतनी प्रॉब्लम्स के बीच गवर्नर लोग प्रेसिडेंट से कहते हैं कि आपने ईथन हंट पे भरोसा करके गलत किया, उसे जेल में ही डाल देना चाहिए था। आपने उसे चॉपर दे के चॉपर भी खराब करवा दिया, फिर भी आप उस पर भरोसा करती हो कि वो वजूद को रोक लेगा और देश बचाएगा। ये मुमकिन नहीं है। हमारा डिफेंस सिस्टम अभी भी हमारे पास है, बाकी देश हैक हो चुके हैं। अब हमारे पास मौका है मिसाइल से उन देशों को बर्बाद करने का, नहीं तो वो हमें तबाह कर देंगे। फिर टीम मिलकर फैसला करती है कि 8 देशों में से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उन सबको बर्बाद कर देंगे ताकि 700 करोड़ लोगों को बचाया जा सके। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लेने से मना कर दिया क्योंकि वो 10 करोड़ लोगों को भी मरवाना नहीं चाहती थी। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है जहां ईथन हवा में था और अब वो सीधा गैब्रियल के पास पहुंच जाता है। बहुत मुश्किल से उसने गैब्रियल के गले से वायरस पिल यानी कि कैप्सूल पिल निकालकर उन दोनों को कनेक्ट कर दिया, यानी कि पिल को और पॉडकोवा डिवाइस को। अब जब पॉडकोवा ड्राइव में वो पिल कनेक्ट होती है तब वजूद को मेन सिस्टम में घुसने का रास्ता मिलता है, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ग्रेस उस फ्लैश ड्राइव को निकाल लेती है जिसमें वजूद पूरी तरह से कैद हो चुका था। मतलब वजूद फिजिकल फॉर्म में उनके हाथ में आ गया और दुनिया की तबाही रुक गई। इसी तरह से IMF की टीम ने दुनिया को बचाया। अब मूवी के लास्ट सीन में पुरानी मूवीज के रेफरेंस भी दिए गए हैं, जैसे 7th पार्ट में ब्रिक्स जो हमेशा दुश्मनी करता था आखिर में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। यहाँ पर मैडम प्रेसिडेंट को भी दिखाया जाता है जिन्होंने दुनिया बचाने का जिम्मा लिया था और उसमें सफल भी रही। कुछ प्रॉब्लम्स आई लेकिन उन्होंने उनका सामना किया। हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट जिस देश पर बॉम्ब गिराने वाली थी वहाँ उसका बेटा सोल्जर भी था। जब दुनिया बच जाती है तो वो अपने बेटे से मिलके बहुत खुश होती है। इसके अलावा IMF टीम के लीडर मिशन कंप्लीट करके रिटायर हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में सब IMF एजेंट्स दिखाए जाते हैं। जो वजूद वाली हार्ड ड्राइव ईथन के पास थी वो उसे एजेंट्स को दे देता है। फिर सब अपने अपने काम पर चल पड़ते हैं और इसी के साथ मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉग्निंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।